आप सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे रिक्शा चालक और मालक, मुझे आज यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। और आप लोगों के बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत ही आदरणीय और प्रिय नेता, जिनको आज कल दो जिम्मेदारी मिली है, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की और पंजाब में इनको प्रभारी बनाया गया। सबसे पहले मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं सिर्फ दो बातें आप लोगों को कहूँगा, ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि मैंने कल निरुपम साहब के ऑफिस पे मिश्रा जी और उनके साथियों के साथ मेरी भी बातचीत हो गई। आप लोगों को देखा, हमारे गुड्डू भाई और नीता जी, बाड़ा तिवारी सब आए थे और आप लोग एक मीटिंग करना चाह रहे थे और आप लोगों ने कहा कि 200 लोग यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। मुझे सबसे पहले जो हम गीदड़ के साथ नहीं चलते, हम शेर के साथ चलते हैं। और 24 घंटा मिश्रा जी का फोन चालू रहता है। और जो अजमाया होगा 12 बजे 2 बजे रात भी होएगा तो मैं बाजरा चौकी पहुंचा होगा, जो भी पदाधिकारी होंगे। तो इसलिए आज हमारे साथ लोग खड़े हैं। हम 6 महीने का यूनियन बनाया हूँ और 6 महीने में आज पहली बार जो 200-250 लोग हैं, ये हमारे कमेटी के अध्यक्ष, जो कमेटी में 100 से 150, 50, 300 और मेंबर जो स्टैंड बन लोखन का गड़ा रहता है, उसके नीचे एक अध्यक्ष आया हुआ है, न कि मेंबर आए हुए। और मेरा 46 स्टैंड गड़ चुका है और 25 स्टैंड बाकी है। हम लोग ने ओपनिंग क्यों नहीं किया कि निरुपम जी के साथ हमारा 15 दिन पहले मीटिंग हुआ था, तो फिर स्टिकर किसी दूसरे का लगाओ, फिर दूसरे का हटा के लगाओ। तो मैं 25 बोर्ड को इसलिए रुकवा दिया कि हमको चूंकि सब 46 पे पहले तो यूनियन के संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, भैया जिलाध्यक्ष हमारे क्लाइव डायस साहब, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष माधवी राणे, अंजय जी, मिश्रा जी, फिरोज भाई, डॉक्टर सत्तार खान, हाजी अब्दुल रहीम जी, मोनिका जी, गौरव राणे जी, वो भी अपने यूनियन वाले, सत्तार भाई, बाला तिवारी जी, गोल्डमैन, नीता जी, कमला राजपूत मैडम, नीता महाडिक जी। और आज यूनियन की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी ऑटो चालक और मालक, मैंने मिश्रा जी से पूछा कि इसमें चालक कितने और मालक कितने, तो बोला लगभग सभी मालक हो गए। आपको नहीं मालूम, में बहुत बड़ा सच है, मैं इसका गवाह हूं, इसलिए बोल रहा हूं। और मुझे इस बात को ये जानकर के आज बहुत खुशी हुई। आपकी देन भी है था। हाँ, हम लोग लगे थे। मैं उस बार रेफरेंस दे रहा हूँ, मुझे याद आया वो मेरे ख्याल से 2010, 11, 12 में पृथ्वीराज चौहान साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अचानक अनाउंस किया कि ऑनलाइन परमिट देंगे हम सब। ऑनलाइन परमिट का अनाउंसमेंट आया था ना, उसमें कुछ पैसा जमा करना, उसका सीधे जो अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। तब तक क्या था, परमिट मतलब 1 लाख रुपए का रिश्वत। ज्यादातर जो ऑटो ड्राइवर थे वो बेचारे क्या करते थे, वो ऑटो किसी और का चालक कोई और होता और वो 3-3 शिफ्ट में चलाते थे। कोई रात को चला रहा है, कोई दिन में चला रहा है, कोई सुबह चला रहा है, अर्ली मॉर्निंग चला रहा है। तो मुझे ऐसे ही एक मीटिंग में सारे ऑटो वाले मिले और वो लोग बोले कि भैया कुछ एक इंतजाम कर दो कि हम मालिक बन जाए। मैंने क्या है, कैसे करेंगे? बोले जो परमिट वाला मामला है ये हमको फ्री में अगर मिल जाए। मेरे कितना पैसा था, भूल गया, कितना पैसा भरना पड़ा था परमिट के लिए? हाँ, 10-15 हजार नहीं, 1200 रुपए।
15,000 किया। 1000 तो नहीं था, नहीं 50 रुपया था, 50 रुपया जो भी था एकदम नॉमिनल। 50 फ्री में था, वो जो ऑनलाइन पट्टा परमिट करना था गवर्नमेंट का 15,000 का फीस आरटीओ में। हाँ, आने के बाद, आने के बाद मिलने के बाद परमिट फ्री था। तो पहले ये था कि अप्लाई करिए, तो सब बोले कि अगर सब लोग अप्लाई कर दिए और सबके नाम पे परमिट आ गया तो सब मालिक हो जाएंगे। पता नहीं उस समय कांदीवली, बोरीवली, गोरेगांव, मलाड साइड में रहने वाले कौन से लोग तो साहब, उनमें से कोई यहाँ पर है कि है नहीं है मुझे नहीं मालूम है। मैंने कम से कम 50 जगहों पे इस तरह से सेंटर खोल दिया। मैंने कहा देखो ये ऑटो वाले जो लोग हैं इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको कंप्यूटर चलाने आता नहीं, तो ये क्या होगा कि इसी चक्कर में ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठे हुए अधिकारी है ना, वो परमिट ले लेंगे अपने चाचा चाची के नाम पे। यही होता है ना आमतौर पर, और ये बेचारे नहीं ले पाएंगे, तो इनको एक सुविधा। फिर मैंने ऑटो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर थे, उनको बुलाया था मैंने ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। सारे ऑटो कम से 4-5 हजार ऑटो वालों को बुलाया, मैंने कि इनको गाइड करूंगा कैसे अप्लाई करेंगे। उसने गाइड किया, उसका हर जगह सेंटर खोल के एक एक ऑटो वाले को बुलाया और मैंने अपना आदमी बैठाया कंप्यूटर ऑपरेटर, एक एक आदमी अप्लाई करिए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जब अनाउंसमेंट आया तो मैं जहां जाता भैया परमिट मिल गई, भैया परमिट क्या मिल गई। वो परमिट मिलाना उसकी वजह से सब मालिक हो। अगर परमिट नहीं मिलता ना तो आज भी चालक ही रह जाता, किसी दूसरे का ऑटो चलाते। आज भी सब चालू है। आज भी चालू है, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। तो इसलिए आप सब चालक से मालक बन गए, इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जब मिश्रा जी मेरे पास आए आपका ये प्रस्ताव लेकर के कि आप हमारे संरक्षक बन जाइए यूनियन के, तो मैंने कहा कि आप मुझे संरक्षक बनाओ कि न बनाओ, मैं वैसे ही संरक्षक हूँ। तो मैं 24 घंटे तो काम में लगा रहता हूँ। अभी क्या हुआ, कोई एक 15-20 दिन पहले लोखंडवाला में एक अमीर आदमी ने मुझे अपने घर पे खाने पे बुलाया। मैं किस्सा याद है तो वैसे कि मैं उसमें मैं सुबह वो सोची कि तारीफ कर रहे हैं, जो मेरा अनुभव है, जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक अमीर आदमी खाने पे बुलाए थे तो बोले कि भैया मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से आइएगा। मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, आप मेरे घर पे ले आए। तो ठीक है, वो उतरा तो जो ड्राइवर आया था उसको कुछ बताया नहीं गया था, बोला कि इस बिल्डिंग में बेवरली हिल्स में जाओ, वहाँ पर साहब उतरेंगे, उनको लेके आ जाओ। बड़ी चमचमाती मर्सिडीज गाड़ी आई, बैठ गया मैं। तो जो मर्सिडीज गाड़ी में तो आगे जो ड्राइवर था वो चलाते चलाते अचानक बोला कि साहब आप तो संजय निरुपम साहब। मैंने हाँ क्या हुआ, अरे तो मेरा भाग्य क्या आप मिल गए। मैंने क्या हुआ, तू कौन है भाई। तो बोले कि एक हीरोइन है कश्मीरा साहब है, उनका ड्राइवर। तो तू मेरे से मिल कितना कैसे कुछ हुआ। बोला मैं पहले ऑटो चलाता हूँ और ये आनंद नगर में रहता है। वही महाराष्ट्र लड़का था चौहान। बोला मैंने क्या नाम तुम्हारा, तो बोला चौहान मेरा नाम है, और सब मुझे आप इसलिए अच्छे लगते हैं कि आप सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, सिर्फ गरीब कमजोर की बात करते हैं। पूरे रास्ते उसने ऑटो वालों की कहानी सुनी, कहां कहां ऑटो वालों को क्या क्या तकलीफ हुई, कब कब आप खड़े, मैं भी भूल गया हूं, मैं भी भूल जाता हूं। मुझे याद आया कि बीच में मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया था कि जितने ऑटो वाले हैं उनको एक परीक्षा देनी पड़ेगी मराठी की समझ। तो मैं हर आरटीओ पे चला गया था। क्या था वो परीक्षा देने के लिए जो मराठी का ज्ञान था वो 10वीं के स्तर का ज्ञान था। तो मैंने कहा कि 10वीं में तो वो हिंदी में जवाब नहीं दे पाएगा बेचारा, उतना तो हिंदी नहीं आती कि 10वीं पास हो जाए, ये मराठी कहां से। और इतना अगर 10वीं पास कर लेगा तो ऑटो कैसे चलाएगा भाई, कुछ और काम नहीं करेगा क्या। जाके आरटीओ वाले से झगड़ा कर करके आखिरकार मेरे ख्याल से काफी लोगों को राहत मिली, और वो सारे ऑटो वाले बाद में तो मराठी जाननी चाहिए। ठीक है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इतनी मराठी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो यहाँ की स्थानिक भाषा है, लेकिन इतना कठिन भी मत कर दो ना कि मराठी सीखने के चक्कर में उसको लाइसेंस ही ना मिले, उसको परमिट ना मिले। वो एक उसका आप सभी लोग, जैसे यादव जी ने कहा कि मेरे को मराठी नहीं आता, थोड़ा सा सीख लो, इतना भी कठिन भाषा नहीं है, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बोलना नहीं आता है, जवाब दे लेते हैं सर। तो इसलिए आज मिश्रा जी ने 2-3 मुद्दे भी रखे हैं। एक आपका जो ऑनलाइन फाइन है वो बहुत भारी मामला है, हम लोगों पर ऑनलाइन फाइन हो रहा है। वो कौन सा सिग्नल पार कर गई है, क्रॉस कर दिए, कौन सा सिग्नल स्किप किया, कुछ पता ही नहीं, सीधे आ जाता है। सही जगह तो जबरा दिखता ही नहीं। अच्छा, जब हम लोग सीलिंग पे जाते हैं, सीलिंग पे तो ऑटो अलाउड नहीं, अपनी गाड़ी अलाउड है, तो सीलिंग पे सब जगह लिखा हुआ 80, 50, 60, 80 अपर लिमिट है। तो कई बार ड्राइवर चलाते 80 की जगह 90 कर देते, दूसरे दिन आ जाता है बिल। तो ये है एक इशू।
लेकिन 100 रुपए तक ठीक था एक ऑटो चालक से, 200 कर दिया उतना भी झेल लेंगे, लेकिन अब 500 और उसके बाद दूसरी फाइन पे 1500, ये अन्याय। मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं एकदम सहमत हूं। और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आपको हम जिता के देंगे। ये एक विषय हो गया। दूसरा आरटीओ से झगड़ा, आरटीओ वालों से झगड़ा ऑटो वाला को रोज होता रहता है। अब हर जगह तो रोज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कुछ ऐसी जवाबदारियां हैं कि उसके चक्कर में थोड़ा मुंबई से बाहर रहना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे मुंबई में जो हमारे पास संगठन से जुड़े लोग हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, संगठन जुड़े, ऐसे लोगों की लिस्ट बना देंगे। माने बोरीवली में कोई दिक्कत हो गई, बोरीवली में अपने किसी कार्यकर्ता को बोल दूंगा कि तुम जल्दी ऑटो वालों के साथ जाओ, मेरा नाम लेके काम करो। जैसे मेरी इस पर जोगेश्वरी में तो बाला तिवारी और ये गोल्डमैन तो काफी है। जोगेश्वरी में हो गया तो नीता महाडिक जी वहां बैठी है, कमला जी बैठी है, अंधेरी का खुद हमारे जिलाध्यक्ष वहीं पे है। कई बार मैं क्लाइव को लगा दूंगा, आप दौड़ा दूंगा, देखो ऑटो वाले तकलीफ में। मतलब अगर आप अपनी ताकत से हमारे पास जुड़े हैं तो हम भी अपनी पूरी ताकत के साथ आपसे जुड़े। जब महंत जी घर पे आते हैं ना तो अकेले नहीं आते हैं, चेला चपाटी लेके आते हैं। सब लोगों लेके आ रहा हूं मैं, सबको सबके साथ जोड़ एक मिक्सअप कर दूंगा आपको। कि जैसे बहराम बाग वगैरह में कोई दिक्कत हो तो कुछ भी होता है तो मैं फिरोज को ही बोलता हूँ। कोई भी ऑटो वालों को कोई दिक्कत होता है मैं ही बोलता फिरोज, देखो यार एक ऑटो वाले क्या प्रॉब्लम है, तो अब भैया ऐसे ही बोलता अब मैं यूनियन से जोड़ दूंगा इनको। भाई देखो यूनियन के लोग गए हुए आरटीओ वाले तंग कर रहे हैं, तो हम आपको पूरे मुंबई में अपने से जुड़े सबर्बन एरिया में लोग दे देंगे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आप अकेला नहीं महसूस करेंगे। जब मैं हूं तब तो मैं आपके साथ रास्ते पे हूं, जब मैं शहर में नहीं हूं तब क्या होगा, तब का ये इंतजाम। अब एक ये हो गया आपका आरटीओ वाला, ये जो ऑनलाइन फाइन, आरटीओ से और का दूसरा झगड़ा अपना हाँ जा सकती तो मंत्री से बात की जा सकती है। मतलब क्या रिक्शे वाले के लिए थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि धंधा पानी है नहीं ना, बाकी क्या है। अभी देखिए, जब क्लाइव ने एक चीज याद है, मैं भूल गया था, जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने डिमांड की कि जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो ऐसे लोग जो खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करके कमा के खाते हैं, उन सबका धंधा चौपट हो गया, सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, तो सबको आप कुछ 2 पैसा देने वाले। मैंने कहा उसमें ऑटो टैक्सी वालों को जरूर दी, हालांकि टैक्सी वालों को नहीं दिया, उन्हें ऑटो वालों को ही दिया हमारी जिद पे। फिर ऑटो वालों को देने के लिए उनको ऑनलाइन दिया जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने मुंबई में कोने कोने में अपने ऑफिस खोले और सारे ऑटो वालों को फॉर्म भरवाया। ऑनलाइन हुआ, कुछ लोगों को मिला, बता रहे थे बहुत लोगों को नहीं मिला। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों ने हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। मेरा कहने का आशय ये है कि आप हमारे हैं, आप हमको अपना माने न माने, क्योंकि जब यूपी में जैसी लहर चलती है वैसी लहर मुंबई में चलती है। तो कभी आप हमारे साथ रहते हैं, कभी बीजेपी चक्कर पड़ जाते हैं, तो आप अपना मूड बदलते रहिए, हमारा मूड नहीं बदलने वाला। हम लोग हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अभी एक सरदार जी ने जो बात की थी उस पर थोड़ा सा रिफरेंस दे दो। सरदार जी बोले कि पहले कोई और था, अपने गांव में एक कहावत है, एक मेहरारू का ढेर भरदार रहे ना तो ठीक ना रहे। देखिए जानबूझ के मैं अपनी भाषा में बोला ताकि बाकी लोगों को समझ में ना आए। इसलिए अगर मेरे से जुड़े हो तो जुड़ के रहो, आपकी ताकत बनूंगा, और मेरी ताकत, मेरे संपर्क, मेरे साथियों के सहयोग से आपका भी जो दुख है ना वो कम से कम कम होगा और दुख दूर होगा, और आपकी जितनी समस्या, एक एक समस्या को हल करके ले लेंगे। रोज विचार नहीं बनते, रोज जो मैं कहावत सुना वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और क्या, एक ये मुद्दा हो गया, और क्या सीएनजी का एक मुद्दा। सीएनजी का जो मुद्दा है वो पूरे एक सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा विषय है, और इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। डीजल और पेट्रोल का भाव जब हमारी सरकार गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब गए, तब 70 रुपए के आसपास था, और तब जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल जो विदेशों से आता है, कच्चा तेल हम क्यों बोलते हैं कि आपके देश में जो भी सीएनजी है, एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब कच्चे तेल से बनता है। कच्चा तेल आता है, इसको क्रूड ऑयल अंग्रेजी में बोलते हैं। वो कच्चा तेल हमारे पास जो है वो सिर्फ 20% सप्लाई हम दे सकते हैं।
मान लीजिए कि 1000 लीटर तेल की जरूरत है, तो हम सिर्फ 200 लीटर का तेल बनाने का कच्चा तेल हमारे पास है। 80% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट होता आता है। बहुत बड़ा खर्चा है, वो बहुत बड़ा बर्डन है सरकार पर। तो जब हमारी सरकार जा रही थी तब 70 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल था, डीजल और सस्ता था, और कच्चे तेल का भाव $100, $200, $150, $140 पे था। $100, $140 पर बैरल। एक बैरल में 36 लीटर या 56 लीटर आता है। बहुत बड़ा मामला है। ये सरकार आने के बाद से कच्चे तेल का भाव कभी उतना नहीं गया। $30 गया, $40, $50, $55, $67, $68, इतना ही था। अभी शायद मेरे ख्याल अभी पिछले 1 महीने में थोड़ा सा बढ़ा है, तो थोड़ा सऊदी अरब में कोई झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ा है। तो कच्चे तेल का भाव इतना कम था, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने और मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल का भाव 100 रुपए लीटर चल रहा है ना, 99, 98, 100। अबुधाबी में कहा गया था, हाँ मैं कहा उत्तराखंड में था, वहाँ 110 रुपए चल रहा है। वहाँ उत्तराखंड का रोड, यहाँ पर भी राजस्थान में 114 रुपया, 114 रुपए राजस्थान में चल रहा है। तो कई जगह बढ़ा है। तो जैसे डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा, वैसे ही एलपीजी का भाव बढ़ा। जब अपनी सरकार थी तो रसोई गैस का भाव कितना था? 450 रुपए। आज 1000 है, आज 1000 मिलता है। उसी तरीके से सीएनजी का भी भाव बढ़ाया है। लेकिन सीएनजी का भाव जैसे आप बढ़ाते हैं, उसका सीधे असर ऑटो के भाड़ा में पड़ता है। भाई ऑटो वाला सीएनजी महंगा लेगा तो अपना भाड़ा भी तो बढ़ाएगा ना भाई। ये बात लेकर के जाकर के एमजीएल में एक डेलीगेशन ले जाके मिलेंगे अपन। ये अभी तुरंत नहीं कर पाऊंगा मैं, ये इसके लिए मुझे 10-15 दिन टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर हम लोग वहाँ पर जो भी एमजीएल के चीफ वगैरह उन लोगों से बात करके एक डेलीगेशन लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे। हालांकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं, वो क्या जवाब देगा मुझे मालूम। वो बोलेगा साहब ये ऑटोमेटेड प्राइस इंडेक्स चल रहा है, जो ये प्राइस खुद बढ़ता है घटता है हमारे हाथ। वो तरह तरह के जवाब देगा। लेकिन ठीक है, सारे लोगों को ले जाकर के एटलीस्ट आवाज़ तो बुलंद की जाए, दिल्ली तक मैसेज तो जाए कि ऑटो वाले सीएनजी का भाव बढ़ने से एकदम नाराज है। कई बार क्या होता है, कुछ आंदोलन करते हैं आप, तो आंदोलन से तुरंत आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन उस आंदोलन के जरिए एक मैसेज जाता है। सरकार में बैठे लोग, जो अथॉरिटी हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनके ऊपर मैसेज आता है कि जनता नाराज है, जनता इस विषय को लेकर के आंदोलित है। तो फिर वो उस दिशा में उसका और भाव बढ़ाने से पहले 4 बार सोचते हैं कि पहले से ऑटो वाले लोग नाराज, अगर सीएनजी और महंगा कर दे तो और भी लोग तकलीफ में आ जाएंगे और भी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ आंदोलन सिर्फ आवाज बुलंद करने के दृष्टिकोण से, रोकने के लिए ऊपर चढ़े नहीं। तो इसलिए आप ये मत बोलेगा भैया इतने लोगों को लेके गए रहा कुछ तो ना भाई, ये मत बोल दिया कहीं। तो हर आंदोलन की अपनी अपनी रणनीति होती है, उस हिसाब से जरा समझिए और आप भी जरा समझा दीजिए। वो मैसेज जाता है। अब आखिरी बात, मैंने कितना पेटी दिया इनको मुझे नहीं मालूम, अगर पता चले तो आपको बता दीजिएगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मैंने कभी आज तक कोई यूनियन वगैरह नहीं चला। मैं चला सकता था, मेरे पास फेरी वाले खूब जबरदस्त कांटेक्ट में रहे, सबका काम करता हूं मैं, टैक्सी वाले कांटेक्ट में रहे। मेरे पास एयरपोर्ट के यूनियन वाले आए थे कि भैया आज आप हमारा यूनियन चलाइए। तो मुझे यूनियन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक यूनियन चलाऊंगा तो एक यूनियन के चक्कर में अटक जाऊंगा। तो मैंने कहा कि हर वर्ग के साथ जुड़ के रहना, हर वर्ग की तो तकलीफ है उसको दूर करना है। तो मैं आपके यूनियन के डे टू डे काम काज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेंबरशिप का फी कितना होगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, मेरे ऊपर मत डालिएगा। ये मिश्रा जी की पूरी टीम है, आप लोग आपस में तय करिए। इन्हें बड़ा तन मन धन, मुझे धन नहीं चाहिए आपसे, तो मैं आपको धन दे रहा हूँ, आप मुझे धन दीजिए। तन मन से मैं आपके साथ हूँ। आप लोग सारे मेंबर लोग अपना यूनियन चलाने के हिसाब से मेंबरशिप फी वगैरह क्या होगा, ये लोग ये सब आपस में आप लोग तय करिएगा और आपस में तय करके उस हिसाब से काम करिए। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा, मुझे दूर रखिए। कल को आप बोलेंगे भैया मेंबरशिप जब से निरुपम जी संरक्षक बने हमारा मेंबरशिप बढ़ा दिए, तो मिश्रा जी का सारा दोष मेरे सर पे आ जाएगा। तो ये जो सारा इशू है ये आप लोग आपस में तय करें, उसमें मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व मत करेगा, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ आपके रोज बरोज के काम धंधे से जुड़े, ऑटो के संचालन, ऑटो के चलाने और ऑटो के परमिट लाइसेंस से जुड़े, आरटीओ वालों की जो ज्यादती होती है उससे जुड़े जितने मुद्दे, एक एक मुद्दे से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपके साथ आने वाले दबा के काम करेंगे। आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मेरा तो ये रोज का काम है, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता भी बहुत पुराना है। आप सब लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ, लेकिन अधिकृत तौर पर ऑफिशियली मैं आपके यूनियन का एक संरक्षक आप लोग मुझे बना रहे हैं। मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मिश्रा जी जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष वही बता सकते हैं, मुझे नहीं मालूम था इसके पीछे कोई क्या है, कोई और चेहरा था। कोई एक दिन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे संरक्षक बने हमारे यूनियन के।
तो मैंने इनसे यही कहा कि आप मुझे संरक्षक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मैं तो ऑटो वालों का काम करता रहता हूँ, करता रहूँगा। अब अभी जाके पता चल रहा है कि इससे पहले कोई और भी व्यक्ति, अब वो उस व्यक्ति पर इनको क्यों ऐतराज, ये इनका अंदरूनी मामला और इसमें मुझे नहीं पढ़ना उसमें। निरुपम जी, आपका किस तरह का समर्थन रहेगा रिक्शा चालक वाले यूनियन? जैसे हमेशा रहता है, जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं वो इस शहर के एकदम से गरीब लोग हैं। ऐसे गरीब लोगों की कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट हो, चाहे वो किसी भी भाषा का, किसी भी समाज का हो, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। तो उनका आरटीओ से जुड़ा प्रश्न हो, उनका सीएनजी से जुड़ा प्रश्न हो, उनको फाइन मारने वाला प्रश्न हो, उनके परमिट का इशू, उनके लाइसेंस का इशू, उनके बैच का इशू, ये जितने भी इशूज़ हैं, इन इशूज़ के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर हम ऑटो वालों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखा गया है सबसे बड़ी जो समस्या है सीएनजी को लेकर के, और कोरोना काल में भी जो इनकी जो आर्थिक स्थिति है, तो इसमें क्या आगे होगा? नहीं, कोरोना काल में जो इन लोगों का काम धंधा बंद था, उसकी वजह से सरकार से हम लोगों ने डिमांड की थी, मैंने बहुत ज़ोर से डिमांड की थी कि ऑटो वाले और टैक्सी वालों को पर उस काल में जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 1,500 रुपये 1500 रुपये उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया गया। तो उनके बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना, ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने अलग अलग ऑफिसेज में चलाई थी। ठीक है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों का पेपर सही नहीं होगा, सब, तो उस वजह से कुछ को नहीं मिला। ऑनलाइन के फॉर्म भरने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सरकार की नीयत सही थी और हम लोगों ने हर ऑटो वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, उस तक मदद पहुँचे, इस प्रकार का हमने प्रयास किया। मिश्रा जी, आपके साथ में संजय निरुपम जी जुड़े हैं, तो कितनी खुशी और कितना ताकतवर और गर्व महसूस हो रहा है? आज ये ताकत ये है कि हमारे रिक्शा वालों में आज 9,000 रिक्शा हमारे मेंबर हैं मुंबई में। आज उन्होंने एक अच्छा नेता चुना है कि जो मार्गदर्शक करके हमारे रोड पे कभी भी कुछ समस्या है, क्योंकि 90% तो यूनियन लेटर वर्क से नॉर्मल मिल के सुलझा लेती है, जो 10% रुकता है कि हमको क्योंकि प्रमुख मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। वो निरुपम जी ने आश्वासन दिया और जो हमारे 200-250 पदाधिकारी आए थे उनके सामने डायरेक्ट बेहिचक जो मैटर था वो सामने बोले, और 1 महीने के अंदर जो एक दो मुद्दा है वो क्लियर करने के लिए भी बोले। और इसलिए 100% लोग को एक खुशी है रिक्शा वालों के अंदर, चाहे वो हमारा मेंबर है नहीं है, लेकिन एक है कि अच्छा नेतृत्व चेहरा यूनियन को मिला है। उसके वजह से हमारी मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन वो दिल से संजय निरुपम साहब को धन्यवाद देते हैं। सर जी, क्या दिक्कतें आई कि जो अतुल भातलकर का दामन छोड़ जाए छोड़ा महाराज। अरे वो उसमें पर्सनल व्यक्तिगत है, उसमें पार्टी लेवल से मेरा नहीं, ना यूनियन हमारी पार्टी लेवल है। महाराज एक ही बात खींचे